जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में उल्लेख किया गया है कि आज के इस वीडियो में हम तत्व या एलिमेंट के संदर्भ में जानेंगे। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्वों में विभाजित किया। पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु है। रसायन विज्ञान अनुसार तत्व वह मौलिक पदार्थ हैं जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही दो या दो से अधिक पदार्थों से संश्लेषित किया जा सकता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। अर्थात सारे एक से परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। तत्व को धातु, अधातु, उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में विभाजित किया जा सकता है। अब हम आवर्त सारणी की सहायता लेकर के तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपके समक्ष एक सारणी बनी हुई है जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर आवर्त सारणी बनती है। वही तत्व जिसकी परिभाषा भी हमने जानी, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह। अब तक कुल 118 प्रकार के तत्व खोजे गए हैं। कौन कौन से 118 प्रकार के तत्व हैं, इसके संदर्भ में अब अभी जानते हैं। यदि आप पूर्व परिचित हैं तो भी यहाँ आपको हिंदी नाम जरूर सीखने को मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हमने याद किए हैं, लेकिन क्या आपने इनके हिंदी नाम भी याद किए हैं? जैसे उदजन, यानाति, लघुवातु, विडूर। इसी प्रकार से सारे नाम क्रम से आप देख सकते हैं। विस्तार से समझना चाहें तो इस पर भी मेरा एक पृथक वीडियो बना हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं तत्वों के हिंदी नाम। तत्वों के हिंदी नाम इस प्रकार से सर्च करेंगे तो समस्त तत्वों के नाम मैंने वह विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अभी हमने जाना कि तत्व धातु, अधातु और उपधातु रूप में पाया जाता है। यहाँ आपके सामने सारणी में जो लाल कलर के हैं वे सभी धातुएं हैं, पीले कलर में हैं वे उपधातुएं हैं और आसमानी कलर में जो भी हैं वे अधातुएं हैं। और ये तीनों ही तत्व होते हैं। तत्व क्या है? बेसिकली धातु हो या अधातु हो या उपधातु हो, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से धातु, अधातु, उपधातु तीनों ही तत्व होते हैं। तत्व यानी एलिमेंट। खोजे गए सभी 118 तत्वों में से लगभग 98 प्राकृतिक हैं और शेष सभी संश्लेषित हैं। अब हम त्रिविमीय चलचित्रों की सहायता से धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं यानी तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले धातुओं की बात करें तो लोहा आपके सामने प्रदर्शित है, तत्पश्चात एल्यूमिनियम है। इसी प्रकार से बहुत सारी धातुएं जो होती हैं वो इस प्रकार से पाई जाती है तत्वों के रूप में। यानी तत्वों के रूप में पाए जाने का अर्थ ये हुआ है कि ये केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिंक आपके सामने प्रदर्शित है। तो जिंक में सारे जो परमाणु है वो जिंक के ही हैं और जिंक के समस्त परमाणु एक दूसरे के साथ एक विशेष संरचना में जुड़े हुए हैं जिसको हम क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। जिंक के पश्चात यदि हम ताम्र की बात करें यानी कॉपर, Cu कॉपर की बात करें तो इसमें भी जो एटम्स हैं, जो सारे परमाणु हैं वो कॉपर के ही हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तत्व। इस हिसाब से कॉपर भी एक तत्व हुआ। अब हम बात करते हैं चांदी की, तो चांदी भी आपके सामने प्रदर्शित है। चांदी जो एक धातु है और धातु क्या होता है? धातु तत्व का एक प्रकार है, इसलिए धातुएं भी तत्व होती हैं। तो ये जो आपके सामने प्रदर्शित है चांदी में आप देख पा रहे हैं इसकी क्रिस्टलीय संरचना, जब इसमें एटम्स जो होते हैं वो एक बॉन्डिंग के साथ दिखाए गए हैं।
अब आपके सामने संरचना जो है वो इसकी जालक संरचना है। असल में प्रकृति में जो पाए जाते हैं पदार्थ वो जालक संरचनाओं में ही पाए जाते हैं। एटम्स दूर दूर नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें इस प्रकार से दिखाया इसलिए जाता है ताकि हम समझ सकें कि इनकी संरचना वास्तव में कैसी है। अब हम बात कर रहे हैं सोने की। सोने में जो गोल्ड के जो परमाणु हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो अभी आप देखें तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये है इसकी जालक संरचना। और जालक संरचना इसकी वास्तविक संरचना है जिसमें एटम्स नजदीक नजदीक दिखाई जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम तत्व की, यानी सोडियम धातु की। सोडियम धातु की एक विशिष्ट संरचना होती है जिसमें सोडियम परमाणु एक दूसरे के साथ एक विशिष्ट संरचना में जुड़े होते हैं और ये विशिष्ट संरचना सोडियम की क्रिस्टलीय संरचना कहलाती है। सोडियम की क्रिस्टलीय संरचना कहलाती है। बस याद रखिएगा सारे एटम सोडियम के ही होंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं कैल्शियम धातु की। तो कैल्शियम में भी कैल्शियम एटम्स एक दूसरे के साथ एक विशिष्ट प्रकार से जुड़े होते हैं और सारे के सारे एटम्स चूंकि सारे के सारे परमाणु चूंकि कैल्शियम के ही होंगे, इसलिए कैल्शियम भी एक तत्व हुआ। कैल्शियम की जालक संरचना आपके सामने प्रदर्शित जो कि एक वास्तविक संरचना है और काफ़ी जटिल संरचना होती है इसकी जालक संरचना, इसलिए इसको समझाने के लिए हम इसकी क्रिस्टलीय संरचना में बॉन्ड्स को दूर दूर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम उपधात्विक तत्वों की बात करेंगे। सभी उपधात्विक तत्वों को छोड़ के केवल यहाँ सिलिकॉन की बात करेंगे ताकि हम समझ सकें कि उपधातुओं में भी किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। केवल सिलिकॉन की सहायता समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में आपके सामने सिलिकॉन की एक विशिष्ट संरचना प्रदर्शित है। सिलिकॉन के एटम्स एक विशिष्ट संरचना में जुड़े होते हैं, ये इसकी एक इकाई है और इसी प्रकार से आगे जुड़ते जाते हैं तो एक विशिष्ट त्रिविमीय दीर्घ संरचना प्राप्त होती है। और ये एटम्स जो जुड़े हुए हैं वो क्योंकि सारे के सारे सिलिकॉन के ये एटम्स हैं, इसलिए सिलिकॉन भी एक तत्व होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। ये सिलिकॉन की विशिष्ट इसकी जालक संरचना आपके सामने प्रदर्शित है। चूंकि एटम्स दूर दूर दिखाए गए हैं, वास्तव में दूर दूर इस प्रकार से नहीं होते हैं, बल्कि अभी जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसी प्रकार से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सटकर जुड़े होते हैं पास पास। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उपधातुएं भी किस प्रकार से होती हैं। अब हम अधात्विक तत्वों की बात करें तो अधात्विक तत्वों में हम सभी की बात न करके केवल कार्बन की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं अधात्विक तत्व, यानी अधातुएं क्या होती हैं जो कि एक तत्व का प्रकार है। यहाँ हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अधातुओं, धातुओं और उपधातुओं तीनों प्रकार में जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। अब हम कार्बन के अपरूपों की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। कार्बन के अपरूप की बात करें तो ग्रेफाइट की एक विशिष्ट संरचना होती है। ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होता है, क्योंकि पेंसिल चलती इसलिए क्योंकि उसमें ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट में आप देख पा रहे हैं ये एक परतों में पाए जाते हैं। इसकी दो परतें एक दूसरे के समानांतर होती हैं और ये परतें जब हम लिखते हैं कागज पर तो फिसल जाती हैं। इस वजह से ग्रेफाइट के जो एटम्स हैं वो कागज पर रह जाते हैं और वो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। इसकी विशिष्ट संरचना होती है और नीचे की परत और ऊपर की परत में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे की सीध में न होते हुए एक दूसरे से थोड़े हटकर दिखाई देते हैं। यानी ऊपर से देखने पर एक परत से दूसरी परत के एटम्स एक दूसरे के बीच में से दिखाई देंगे। और इसकी जो त्रिविमीय जालक संरचना है वो अभी आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार की वास्तविक संरचनाएं, ये जालक संरचनाएं इस प्रकार से पाई जाती हैं। ये दो परतें पाई जाती हैं, इस प्रकार की परतें उपस्थित होते हैं और इसमें कार्बन इस एक विशिष्ट संरचना में जुड़े होते हैं। क्योंकि सारे ही कार्बन हैं और ये सारे ही कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए एक ही प्रकार के परमाणु कार्बन के परमाणुओं से हैं, इसलिए ये तत्व हैं। फ्लोरीन की बात करेंगे अब हम। फ्लोरीन में सारे कार्बन परमाणु एक विशिष्ट संरचना में जुड़ते हैं और एक फुटबॉल के जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। C60 यानी 60 कार्बन एक बंद संरचना में जुड़ के बॉल के जैसा निर्माण करते हैं और ये सारे
कार्बन के ही परमाणु होते हैं, इसलिए फ्लोरीन जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, इसलिए कार्बन क्या हुआ, कार्बन एक तत्व हुआ। इसकी जालक संरचना जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जालक संरचना विशिष्ट प्रकार से दिखाई देती है, यानी एटम्स सारे बंद संरचना बनाते हैं फुटबॉल के जैसी। फ्लोरीन के उपरांत अब हम बात करेंगे हीरा की। हीरे में जो एटम्स जुड़े होते हैं वो एक विशिष्ट संरचना में जुड़े होते हैं, और इसकी जो विशिष्ट संरचना है वो अभी हमने पूर्व में देखा सिलिकॉन के जैसी दिखाई देती है। इसमें प्रत्येक कार्बन आसपास के 4 कार्बन से जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन आसपास के 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और ये इस प्रकार से आगे जुड़ करके विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि सिलिकॉन में हमें दिखाई दिया था। इस प्रकार से सभी तत्व यानी सभी एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, न इन्हें इस प्रकार से निर्मित किया जा सके, तो उन्हें हम तत्व कहते हैं। 118 तत्व होते हैं, यानी 118 प्रकार के परमाणुओं से निर्मित एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह जो होते हैं वो 118 तत्व कहलाते हैं। 118 तत्व कौन कौन से होते हैं वे अभी हमने देखे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अब है S8 सल्फर तत्व की बात कर रहे हैं। तो सल्फर जो है वो S8 के रूप में पाया जाता है, यानी 8 सल्फर परमाणु बंद जुड़ करके एक बंद संरचना बनाते हैं वलयाकार। इसकी संरचना ऊपर से दिखाई देने पर वलयाकार दिखाई देती है। इसको हम तिरछा देखें यदि, तो इसकी संरचना भी एक विशिष्ट प्रकार से दिखाई दे रही है, यानी एक सल्फर जो आसपास के 2 सल्फरों से जुड़ा हुआ है वे टेढ़ी मेढ़ी संरचना से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना आपके सामने प्रदर्शित है सल्फर यानी S8 की। और सल्फर में भी सारे क्योंकि परमाणु सल्फर के ही हैं, इसलिए एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह हुआ, और एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। इसकी जालक संरचना जो कि वास्तव में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये एटम्स दूर दूर नहीं होते हैं। अब आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसकी संरचना बिल्कुल ऐसी ही होती है, लेकिन ये एटम्स दूर दूर दिखाए जाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम तत्व को धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार में देख सकते हैं।